हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल मैं जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले पर जो कमेंट्री कर रहा हूँ वो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। और लोगों के रिमार्क ये बताते हैं, हाँ, काफ़ी कुछ उनको पता है। और एक रिमार्क मेरे किसी कमेंटेटर ने कहा कि साहब ये जो आपकी चंडीगढ़ से आई थी ये स्पेशल लीव पिटीशन थी, और बाद में इसको सिविल अपील में सिर्फ इसलिए बदल दिया गया कि मैं जो बता रहा हूं ये भी कारण होंगे वहां कि हाँ, इसमें सुनवाई की गुंजाइश है। और उसने यहां तक कहा कि कोर्ट ने कोई ऐसे ही नहीं कह दिया कि योर आर्गूमेंट्स आर इररेलेवेंट, कि वकीलों की बहस सुन करके भी कोर्ट में जब जज बैठते हैं तो वो पढ़ करके आते हैं कि उसमें क्या है। सिविल अपील में वो भी उनके दिमाग में था, बहस भी दिमाग में थी, तब कहीं जाकर के उन्होंने कहा कि ये आपके आर्गूमेंट्स इररेलेवेंट हैं। और इसी का डर शायद सरकार को, आईबीए को और बैंकों को लग रहा है, तभी ये राज्यसभा और संसद की तरफ भाग रहे हैं। लोकसभा से कहलवाते हैं, यहाँ कहलवाते हैं, इन सब चीज़ों का डर लग रहा है इसको। आज फिर मैंने बताया, दो चीज़ बताई मैंने, क्लॉज 12 और क्लॉज 17 की बात बताई। आज दोनों के साथ में मैं क्लॉज 56 को भी लूँगा। और क्लॉज 56 के बारे में चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने क्या कहा, आज हम 3 चीज़ ले लेंगे, उसके बाद 3 चीज़ और रह जाएंगी, उनको भी मैं बताऊंगा। तो मैंने क्लॉज 12 के बारे में बहुत कुछ बता दिया आपको। आज हम 3 चीज़ को देखेंगे। ब्रीफ नोट ऑन इनकंसिस्टेंसीज एंड लीगल एरर्स इन द चंडीगढ़ हाई कोर्ट जजमेंट। जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट था उसमें क्या विषमताएं थीं और क्या कानूनी गलतियां हुई हैं उसमें। ये कितना ही जोर लगा लें, ये केस को हमें जीतने से रोक नहीं सकते। और जितना जोर लगाएंगे लगाते रहो, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने को बदनाम नहीं कराएगा। कोर्ट केवल और केवल कानूनी तौर पर जजमेंट देगा। कानून हमारे पक्ष में है। हाई कोर्ट चंडीगढ़ में एक एरर हुई थी, जानबूझ के हुई थी, इंटेंशनली हुई थी, आर्बिट्रेरी हुई थी, मैलिससली हुई थी। और मैंने आपको बता दिया। और जो पढ़ते जा रहे हैं, मुझे लगता है मेरे जो कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, मेरे व्यूअर्स के, लगता है बहुत ही ज़्यादा लॉ का ज्ञान रखने वाले हैं और उनको बहुत अच्छी जानकारियां हैं। आगे, द इम्प्यून्ड जजमेंट ऑफ द चंडीगढ़ हाई कोर्ट सफर्स फ्रॉम क्लियर इंटरनल इनकंसिस्टेंसीज एंड मिस एप्लीकेशन ऑफ सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल्स। यानी इसमें सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल्स का मिस एप्लीकेशन हुआ, यानी धज्जियां उड़ा दी गई इसने कानून की, पर्टिकुलरली इन इट्स ट्रीटमेंट, खास करके क्लॉज 12 और क्लॉज 17 को काम में लेते हुए 29/10/1993 को और रेगुलेशन 56, तीनों को चीज़ को जब ध्यान देते हम तो तीनों को जब यूज किया गया, तीनों को जब उस पर इंटरप्रेट किया गया तो तीनों के तीनों को मिला करके चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इसकी धज्जियां उड़ाई थी कानून की। मिस रीडिंग ऑफ क्लॉज 12 सेटलमेंट डेटेड 29/10/1993। अभी मैं सिर्फ पढ़ूंगा, इसका इंटरप्रिटेशन नहीं करूंगा, बहुत कुछ बता दिया मैंने। द हाई कोर्ट एर्ड इन द होल्डिंग, गलती कर गया का इन होल्डिंग दैट क्लॉज 12 रिमेन्ड अंडर निगोसिएशन। इसने कहा था कि जो क्लॉज 12 है अंडर निगोसिएशन है। कब? इवन इन 2012 और 2015 में। दिस फाइंडिंग इज फैक्चुअली एंड लीगली अनटेनेबल। इस प्रकार की फाइंडिंग, इस प्रकार का रूलिंग जो हाई कोर्ट ने दिया है, ये बिल्कुल फैक्चुअली भी गलत है और लीगली भी गलत है। क्लॉज 12 एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाइड स्पेसिफिक इश्यूज इंक्लूडिंग पेंशन अपडेशन फॉर निगोसिएशन विद इन ए डिफाइंड टाइम फ्रेम बाई 31/12/1993 तक वो खत्म हो गया था। द सब्सिक्वेंट फॉर्मुलेशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ BPR 995 बेस्ड ऑन RBI guidelines in CCS Pension Rule 1972 clearly demonstrate that the negotiation process stood concluded। जब इनकी प्रोसेस बन गई, BPR बन गया और वो भी RBI की लाइन पे और CCS रूल लाइन पे, तो क्लियरली ये बताता है कि आपका जो नियम बन चुके थे ये कंप्लीट हो चुका और क्रिस्टलाइज इनटू ए, और एकदम ये क्रिस्टलाइज हो गया था स्टैट्यूटरी निगोसिएशंस में, ये अंडर निगोसिएशन नहीं था। वंस कोडिफाइड इनटू, अब ये ध्यान दीजिए, once codified into 1995 the subject matter
सीज टू रिमेन इन द रीलम ऑफ निगोशिएशन। जब ये कोडिफाइड हो गया, 1995 का रेगुलेशन बन गया, तो उसके बाद ये निगोशिएशन के क्षेत्र से निकल गया। यह निगोशिएशन से कोई लेना देना नहीं है। और जब ये निगोशिएशन में डाल रहे थे, कहा ना अंडर निगोशिएशन, तो एंड अक्वायर्ड बाइंडिंग स्टेटरी कैरेक्टर, और ये एक स्टेटरी कैरेक्टर में चला गया, यानी ये निगोशिएशन में नहीं था। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने गलत कहा था कि क्लॉज 12 अंडर निगोशिएशन है। बोले जब 1995 का आपका रेगुलेशन बन गया, उसी समय ये निगोशिएशन से निकल गया, और क्या बन गया, ये बाइंडिंग स्टेटरी कैरेक्टर हो गया इसका। द कोर्ट्स कंट्रेरी ऑब्जर्वेशन इग्नोर्स दिस ट्रांजिशन फ्रॉम निगोशिएशन टू कोडिफिकेशन, और इसको जो निगोशिएशन से कोडिफिकेशन में चला गया, कोर्ट उल्टा लेकर के आ रहा है कोडिफिकेशन से निगोशिएशन में, जो ला नहीं सकता और उल्टी रफ्तार नहीं चल सकती। अब दोस्तों, मैंने आपको 17 के बारे में बता दिया, लेकिन यह पढ़ करके बता देता हूँ। द कोर्ट डायरेक्शन टू रेफर डिस्प्यूट टू IBA इन EIBA अंडर क्लॉज 70 इज लीगली फ्लॉड। कानूनी रूप से ये एकदम गलत है। क्लॉज 17 बीइंग पार्ट ऑफ ए प्री रेगुलेशन सेटलमेंट, रेगुलेशन यानी 1995 का जो रेगुलेशन आया नहीं बनता तो उससे पहले की बात थी, बाद की नहीं। लेकिन रेगुलेशन बनने के बाद क्लॉज 17 का कोई अस्तित्व था ही नहीं। ऑल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आर गवर्नड exclusively by the statutory framework, referring parties back to EIBA for interpretation effectively bypasses the binding nature of the regulation। और पुनः आप IBA EIBA भेज रहे हो, तो इसका मतलब आप जो रेगुलेशन है उसकी आप अनदेखी कर रहे हो और उसको आपने साइड में डाल दिया है। अमाउंट टू डेलीगेटिंग जुडिशियल इंटरप्रिटेशन टू नॉन जुडिशियल, इसका मतलब होता है कि जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है उसे आप नॉन जुडिशियल बॉडीज के इंटरप्रिटेशन को लिए भेज रहे हो, जो हो नहीं सकता। मुझे लगता है आप क्लॉज 12 और क्लॉज 17 का दोनों का मतलब समझ चुके होंगे, और इन्हीं दोनों क्लॉजों को इस प्रकार कह करके इन्होंने ऐसा किया था। कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच टू रेगुलेशन 56, और अब आते हैं हम रेगुलेशन 56 पर। 12 में बताया, क्लॉज 12, क्लॉज 17 और रेगुलेशन 56। इसके बारे में क्या कहा था? रेगुलेशन 56 इज एन एनेबलिंग प्रोविजन डिजाइन टू रिमूव डाउट्स एंड एड्रेस अनफोर्सीन सिचुएशन इन द implementation of the regulation. The High Court dismissed its applicability by stating that no doubt exists. The reasoning is self contradictory. वो कहते हैं कोई डाउट है ही नहीं, तो ये अपने आप में ही विरोधाभास हो गया। क्यों? The very fact that the divergent interpretations arose, क्योंकि अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो रहे थे, और जब अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो रहे थे तो सीधा साधा था कि आपको रेगुलेशन 56 में जाना चाहिए था। लीडिंग टू litigation establishes the existence of doubt or ambiguity, denying the use of a residuary provision in such circumstances defeats its legitimate purpose and this जो इसका legitimate purpose उससे डिफीट हो गया। अब क्या ओवरऑल कंसिस्टेंसी लीगल फ्लो, और ओवरऑल अब क्या हुआ, तीनों के साथ मिलाकर कहते हैं द जजमेंट रिफ्लेक्ट्स ए फंडामेंटल इनकंसिस्टेंसी। ये जजमेंट जो है ये फंडामेंटल इनकंसिस्टेंसी के लिए जाना जाएगा। कैसे? ऑन वन हैंड इट ट्रीट्स क्लॉज 12 एज परपीचुअली अंडर निगोशिएशन, इग्नोरिंग स्टैट्यूटरी कल्मिनेशन इन BPR। ये तो कहते हैं कि निगोशिएशन 12 उसमें निगोशिएशन में है, लेकिन इसका तो क्या नाम है, BPR 995 रेगुलेशन भी बन गया। तो दो चीज़ कैसे हो सकती हैं? यदि ये निगोशिएशन में है तो आपका BPR 995 नहीं बन सकता, और 95 बन गया तो निगोशिएशन में, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, इनकंसिस्टेंसी है। ऑन द अदर हैंड इट इन्वोक्स क्लॉज 17 ऑफ द सेम सेटलमेंट टू रीडायरेक्ट पार्टीज आउटसाइड द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क। स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क में आकर के दोबारा आप नॉन स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क में भेजना चाह रहे हो अपीलेंट्स को, तो ये भी इनकंसिस्टेंट है। साइमल्टेनियसली इट रिफ्यूजेस टू अप्लाई रेगुलेशन 56 विच इज पार्ट ऑफ द वेरी स्टैट्यूटरी स्कीम इट टू बी, और उसके बाद ये 56 को भी नकार देता है, जो कर नहीं सकते। दिस सेलेक्टिव इन कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच अंडरमाइंस द कोहेरेंस ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क। वंस BPR 995 came into force, the settlement provisions lost independent operational relevance। बोला जैसे ही आपका रेगुलेशन 1995 में बन गया, सेटलमेंट के जो इंडिविजुअल कैरेक्टर के जो भी आपके तथ्य थे वहाँ पर वो खत्म हो जाते हैं, एक्सेप्ट द एक्सटेंट इनकॉर्पोरेटेड इनटू रेगुलेशन।
सिवाय उसको छोड़ करके जो इस पर रेगुलेशन में नहीं आए हैं। द कोर्ट फेलियर टू रिकॉग्नाइज दिस हियरकी सेटलमेंट गिविंग वे टू स्टेटस रेंडर्स द जजमेंट फ्लॉड इन लॉ। Conclusion: the High Court reasoning is vitiated by factual misapplication of statutory provisions and internal inconsistencies. It fails to appreciate the legal transformation of negotiated terms into binding regulations and erroneously referred to the pre-regulation mechanism, thereby warranting interference. बोला कोर्ट ने, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने जो अच्छा खासा रेगुलेशन बना हुआ उसको खींच करके ज़बरदस्ती पार्टियों के वहाँ सेटलमेंट में भेजने की कोशिश की जो भेज नहीं सकते थे। और जब इस प्रकार की सिचुएशन पैदा हो गई तो सीधी सी बात है, यहाँ इंटरफेरेंस की ज़रूरत है, यानी कहने का लिटिगेशन की ज़रूरत है। दोस्तों, ये है असली अब तक का निचोड़। क्लॉज 12, क्लॉज 17 और रेगुलेशन 56, ये तीनों के तीनों जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इनको अपने हाथ में लेकर के और धूल धूल से। अब मैं बताता हूँ कि आपको फंड थ्योरी कहाँ से चली। ये जो फ्रॉड जजमेंट है चंडीगढ़ का, इसको बचाने के लिए IBA ने फंड थ्योरी चलाई, और फंड थ्योरी जो चलाई तो उसका साथ दिया हमारे घटक दलों ने, UFBUK ने। और ये लोग मतलब फैलाते रहे फंड नहीं है, फंड नहीं है ना, हमारा ध्यान यहाँ पर नहीं चला जाए। लेकिन कभी ये नहीं सोचा इन लोगों ने, और ना चंडीगढ़ हाईकोर्ट के जजों ने सोचा, ना IBA ने सोचा, ना UFB ने सोचा कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि सारी चीज़ें सोशल मीडिया में आ सकती हैं और जो जजमेंट एकदम बुरी नीयत से दिया गया है वो सबको पता भी चल सकता है। अब इसका क्या करोगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो अपनी बेइज्जती नहीं कराएगा, सुप्रीम कोर्ट तो लॉ पे काम करेगा। और लॉ ये है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो जजमेंट था बिल्कुल इनकंसिस्टेंट था, अनरीजनेबल था, और क्या नाम है आपका, आर्बिट्रेरी था और मैलिशियस था। और इसी ने 3 लाख लोगों का नरसंहार भी किया है। हम इसको बार बार बनाएंगे। अभी 2 कारण और रह गए, उनको भी बताऊंगा मैंने इसमें एक ही कारण बहुत है, क्लॉज 12 यही आपको पिटिशन दिला देता है, और क्लॉज 17 तो सीधी सीधी बदनीयत बताता है कोर्ट की, और 56 का जिस प्रकार से इंटरप्रिटेशन किया वो सीधा सीधा ये बताता है कि हाई कोर्ट किसी का साथ दे रहा था और कोई वहां इसको जजमेंट को बोरो कर रहा था। अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।